हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। बेटा पिछले वीडियो सेशन में हमने गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म डिस्कस किया और पिछले सेशन में हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्मॉल बार मैग्नेट या एक मैग्नेटिक नीडल समझा था हमने। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी समझी थी। सो पिछले सेशन में हमने ये सारी चीजें की थी और आज का सेशन क्या है बेटा, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हम वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे और एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं और ऑलमोस्ट आज ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा बिकॉज मैग्नेटिक मटेरियल्स वाला पार्ट था, दैट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, उनकी प्रॉपर्टीज, वो सारा पार्ट डिलीट हो चुका है और उसी के साथ साथ परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं। तो आज का सेशन हमारा क्या रहेगा बेटा, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के वेरियस एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। साथ के साथ जैसे बताया आपको कि हम बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है और एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इज द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power -5 टेस्ला के आसपास है और अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अलग अलग होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी। अब डिफरेंट थियरीज हैं या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कहे गए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जैसे कहा गया कि भाई एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अभी तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया है या अभी तक जो चल रहा है वो ये है कि वी नो दैट अर्थ जो है उसको डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं हम लोग, जिसपे हम लोग रह रहे हैं। क्रस्ट है, कोर है और मेंटल है। तो कोर के अंदर भी दो पार्ट है, इनर कोर है और आउटर कोर है। और ये पढ़ा है हमने कि कोर जो है उसके अंदर ज्यादातर मटेरियल्स कैसे हैं, आयरन, कोबाल्ट, इस तरह के मटेरियल है और वो फ्लूइडिक का मतलब क्या होगा, फ्लूइड के फॉर्म में। और उनके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कुछ कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं और उन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से जो कन्वेक्शन करंट्स हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये कहा गया दैट इज द बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, तो उसको कहा गया, उसकी वजह से क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज देयर। ठीक है बच्चे, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। जैसे कि ये क्या है, दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक साउथ पोल होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होगा और ज्योग्राफिक साउथ पोल होगा। फिर ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक साउथ पोल है। ठीक है, अब ज्योग्राफिक मेरिडियन होता है बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ज्योग्राफिक मेरिडियन है एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जिसके अंदर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल आएगा। उसको क्या कहते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये जितनी भी मैं डेफिनेशंस डिस्कस कर रहा हूं, ये डेफिनेशन आपने नोट्स के फॉर्म में लिखनी है। दूसरा क्या होगा बेटा, ज्योग्राफिक मेरिडियन बोला मैंने और मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। ज्योग्राफिक इक्वेटर जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और ये क्या है, इसको हम मैग्नेटिक एक्सिस कह सकते हैं। तो होता क्या है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ पोल जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर नहीं है, हल्का सा टिल्टेड है 11.3 डिग्री के आसपास। ठीक है, और ये क्या होगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ होगा और ये ज्योग्राफिकल साउथ होगा। ये मैग्नेटिक इक्वेटर, ये जो हम मैग्नेट अज्यूम कर रहे हैं उसका हाफ, वो क्या होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर होगा। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पे भी अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में जानना है तो तीन चीजें जाननी होती है। क्या क्या होता है इसका, फर्स्ट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ पॉइंट। किसी भी जगह पे क्या जानना है मुझे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है उस पॉइंट पे, वो। सेकेंड पॉइंट इज बेटा एंगल ऑफ डेप्थ।
angle of dip, and third is horizontal component of Earth's magnetic field। किसी भी जगह पर मुझे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये तीन चीजें जानना जरूरी है। I should know these three things at a place। अगर मुझे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना है तो कहीं पे भी अर्थ के ऊपर मुझे ये तीन चीजें जानना जरूरी है। क्या क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीजें मुझे जानना जरूरी है बेटा, ठीक है। अब समझते हैं क्या क्या है ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप क्या है और एंगल ऑफ डिप क्या है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड क्या है। देखिए अभी हमने बात की कि ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा और मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। इसको क्या कह रहे हैं बेटा? दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन, जहां पे क्या होगा, मैंने कहा ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है? वो वर्टिकल प्लेन जिसके अंदर क्या है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पोल है। और ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। और ये सारी चीजें हम समझेंगे। नाउ जैसे ये एंगल्स हैं, ये वाला एंगल क्या है? एंगल ऑफ डिप। ये वाला एंगल क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ध्यान से सुनिए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। उस जगह पे क्या करना है? आपने एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करना है, तो उसका जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा और उस प्लेस पे जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है उनके बीच का एंगल जो है उसको क्या कहा जाएगा? दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। या ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नीडल जो नॉर्थ शो कर रहा है उसके बीच का एंगल जो है, जो मैग्नेट का बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ साउथ है या नॉर्थ डायरेक्शन है उसके और जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है या ज्योग्राफिक ट्रू नॉर्थ है जिसको कहते हैं हम लोग, उसके बीच का एंगल जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग? दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आई से। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की वो किस में होगी? मैग्नेटिक मेरिडियन में होगी। तो ये जो हमने बनाया है बेटा बी, ये क्या है? दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट एनी प्लेस। किसी भी जगह पे अर्थ की जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने किससे शो किया है? बी से शो किया है। और ध्यान रखेंगे कि कहीं पे भी किसी भी प्लेस पे, अर्थ के किसी भी प्लेस पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का और जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ डिप। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या था? इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट एट दैट प्लेस। उस जगह पे अगर हम किसी एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, उसका जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और उस प्लेस पे जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है उनके बीच के एंगल को क्या कहा जाएगा? उनके बीच के एंगल को क्या कहा जाएगा बेटा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फिर एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या कहा हमने? एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसके, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का और जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल जो है उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप। तो BH को क्या लिखा जा सकता है बेटा? BH इज B cos ऑफ डेल्टा। ये वाला एंगल डेल्टा है,
तो BH क्या हो जाएगा, B cos ऑफ डेल्टा, B क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, that is BH is equal to B sin of डेल्टा। इन दोनों को स्क्वायर करूं और ऐड कर दूं तो BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, B स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा। तो ये क्या आ जाएगा, BH स्क्वायर इज इक्वल प्लस BB स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है और एंगल ऑफ डिप पता है तो मैं B निकाल सकता हूं। अगर मुझे B पता है और BH पता है तो मैं डेल्टा निकाल सकता हूं। अब यहीं से एक दो चीजें और आएंगी। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो मैक्सिमम होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो जब भी हम किसी पोल पे देखते हैं, नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी या वर्टिकली इनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स या वर्टिकली इनवर्ड्स। जैसे यहाँ पे एक कंफ्यूजन का पार्ट है, वो समझते हैं। हमने पढ़ा है कि बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ से जाएंगी और साउथ में एंटर करेंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे एंटर कर रही है, नॉर्थ में एंटर कर रही है और यहाँ पे साउथ से जा रही है। तो ये कन्वेंशन थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या कि होना क्या चाहिए, जहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ है वहां पे क्या होना चाहिए, या ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होना चाहिए, और जहां पे ज्योग्राफिक साउथ है वहां पे क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक नॉर्थ होना चाहिए। लेकिन कन्वेंशन क्या कर दिया कि ये नॉर्थ सीकिंग है, इसीलिए इसको क्या कर दिया, नॉर्थ पोल दे दिया, और ये साउथ सीकिंग है इसीलिए इसको क्या कर दिया, साउथ सीकिंग है इसीलिए इसको क्या कर दिया, इट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक साउथ पोल। ये भी कन्वेंशन बताया गया आपके एनसीईआरटी में, इसको भी ध्यान से हम पढ़ेंगे। तो क्या बताया मैंने आपको, डेल्टा जो है वो 0 डिग्री होगा कहाँ पे, इक्वेटर पे, और पोल्स पे जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू चेंज करेगी। या पोल्स पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, या पोल्स पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, पोल्स पे क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का 0 हो जाएगा, और इक्वेटर पे उल्टा होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और ऐसे ही ये भी पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एट व्हाट प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे एंगल ऑफ डिप 45 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ 45 कॉस ऑफ 45 दोनों सेम वैल्यू होंगी। तो अगर ये कह रहा है कि कहीं पे अर्थ की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, उनकी दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा बेटा, 45 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमने वी हैव टॉक्ड अबाउट द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था जी। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे हम लोग मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में। सो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमने डिस्कस कर लिया, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वी हैव डिस्कस्ड नाउ। तो जैसे बताया आपको, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के 3 कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पता है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट एज वेल एज एंगल ऑफ डिप। नाउ magnetization and magnetic
इंटेंसिटी की बात करेंगे हम लोग। तो वी नो दैट, जैसे पढ़ा कि हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म होगा। तो जब हम किसी एक मैग्नेटिक मटेरियल को या किसी भी मटेरियल को हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है या डीमैग्नेटाइज होगा। मतलब क्या है इसका कि कोई भी मटेरियल जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा, वो या तो अपने आप को ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्लाइन करेगा, अलाइन करेगा टू द गिवन फील्ड, या जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वो अपने आप को, उसके जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वो अपने आप को अलाइन करेंगे। तो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ एनी मटेरियल, कैपिटल M लिखते हैं, इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, किसी भी मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ एनी मटेरियल इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है हमने, क्या लिखते हैं, m अपॉन v। मैग्नेटिक मोमेंट इज m और वॉल्यूम क्या हो गया, v। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट पढ़ी है हमने, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या पढ़ी है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, और इधर क्या आ गया, एम्पेयर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया बेटा, एम्पेयर माइनस 1। सो दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन क्या बताया मैंने, बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने पोलराइजेशन पढ़ा था। किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। पोलराइजेशन क्या था, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या समझ रहे हैं हम लोग, जब भी किसी एक मैग्नेटिक मटेरियल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या होगा, either the magnetic moments will align in a direction opposite to the given field, or they will align in the direction of the applied magnetic field। अब इसी चीज को समझते हैं हम लोग और एक रिलेशन निकालेंगे हम लोग। जैसे मैंने पढ़ा कि अगर कोई करंट कैरिंग सोलेनोइड है, इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, स्मॉल है, और करंट कितना है, I है। और जब इस सोलेनोइड के अंदर एयर है, this we are saying there is nothing inside this solenoid। इस सोलेनोइड के अंदर कुछ नहीं है, एयर है। उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने क्या अज्यूम किया बेटा, V नॉट क्या है, म्यू नॉट Ni। B is equal to क्या है, B नॉट क्या है, म्यू नॉट Ni है। This is the magnetic field inside the solenoid when there is no magnetic material inside। अब दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, अगर मैं एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल रखूं जो क्या करेगा, अपने आप को अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे अलाइन कर रहा है, अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड वुड डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक ऐसा मटेरियल रखूं जिसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को अलाइन कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में क्या होगा बेटा, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे मैंने एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल रखा, जैसे आयरन है, आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और आयरन कहीं पे भी हम किसी भी चीज में रख देंगे, कहीं किसी भी सोलेनोइड के अंदर रख देंगे, तो वहां पे क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। जैसा हमने पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल होती है उसको किसके ऊपर वुंड किया जाता है, कॉइल इज वुंडेड ऑन, या कॉइल को किसके ऊपर लपेटा जाता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटा जाता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर का पर्पस क्या है, वहां पे इट विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड वेरी मच, या ड्रास्टिकली वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देगा। तो अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमने एक ऐसा मटेरियल रखा है यहाँ पे जिसका मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव है या नॉन जीरो है। मैग्नेटाइजेशन क्या है,
उसका पॉजिटिव है, और उस मैग्नेटाइजेशन की वजह से, इस मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन की वजह से हम अज्यूम कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, Bm है। और ऑब्वियस सी बात है कि इस मैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिसाइड करेगा कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, या ये कह सकते हैं Bm इज प्रोपोर्शनल टू m, और Bm इज इक्वल टू म्यू इंटू m, म्यू इंटू m, म्यू इंटू m। म्यू क्या है, इस मैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, Bm इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इंटू m आ गया, ठीक है, या म्यू नॉट इंटू m, ठीक है। इज दैट थिंग क्लियर? m क्या है, इसका मैग्नेटाइजेशन है, m क्या है, इसका मैग्नेटाइजेशन है। अब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी बेटा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B इज इक्वल टू क्या हो गया, B नॉट प्लस Bm। B नॉट क्या था, मैग्नेटिक फील्ड व्हेन देयर वाज नथिंग इनसाइड द सोलेनॉइड, और Bm क्या है, इस मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्या आ गया, म्यू नॉट Ni प्लस म्यू नॉट M, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, विच इज नोन एज H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ज्यादा ये मैग्नेटाइज होगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे पर यूनिट लेंथ, उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। इसलिए H को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक, H इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। तो B को क्या लिख सकते हैं बेटा, B इज म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M। B इज इक्वल टू क्या हो गया, B इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M, ठीक है। अब ऐसा देखा गया कि मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या है, और H इज इक्वल टू क्या हो गया, सिंपली कह सकता हूं मैं Ni। H is equal to क्या हो गया, Ni, number of turns per unit length into the current। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उतनी ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी बेटा। और ऑब्वियसली बात पता चल गई यहाँ पे कि Ni, H की यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट क्या है, पर मीटर, और ये क्या आ गया, एम्पेयर। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन की दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन की दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। नाउ ऐसा देखा गया बेटा कि मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू H। किसी भी मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी के। और इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट डालते हैं, काय, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ये क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की। यानी कि सिंपली ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या बता रहा है कि कितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, कितना ज्यादा कम मैग्नेटाइज होगा। अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या, वो थोड़ी सी ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा, ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। किसी एक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बहुत कम है, इसका मतलब क्या है, कितनी भी मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगा लूं वो उतना ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन के बीच में क्या आ गया, काय आ गया, और ये कांस्टेंट होगा क्योंकि इसकी यूनिट भी एम्पेयर पर मीटर है, इसकी यूनिट भी एम्पेयर पर मीटर है। तो अब इसको यहाँ पे लगाएं तो B इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट काय इंटू M। ये क्या हो गया, म्यू नॉट काय इंटू H, सॉरी, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट H कॉमन आ गया और क्या बच गया, 1 प्लस काय।
यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। जैसे हमने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था, एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी होगा, और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा बेटा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। देखिए क्या होगा, अब इस b को क्या लिख सकता हूं मैं, इस b को क्या लिख सकता हूं, म्यू इंटू एच। म्यू क्या है, इस मैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट 1 प्लस काय इंटू एच। एच से एच कैंसिल हो गया, तो क्या रिलेशन आ गया बेटा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काय। म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट 1 प्लस काय आ गया। म्यू अपॉन म्यू नॉट 1 प्लस काय आ गया। म्यू प्लस म्यू नॉट क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आ गया। म्यू बाय म्यू नॉट क्या बताया आपको, सिंस म्यू बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर। म्यू बाय म्यू नॉट क्या है, म्यू आर है रिलेटिव परमेबिलिटी है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या आ गया, 1 प्लस काय। So relative permeability of a magnetic material is 1 plus chi, which is magnetic susceptibility. तो ये रिलेशन पूछा जा सकता है बेटा। तो अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं, जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है। स्मॉल नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए बेटा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज अ हाई नंबर, 700, 800, 900 तक होगा डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डालेंगे तो वो क्या करेगा, ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देगा। अब जो ये हम डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स थे, वो सारा का सारा टॉपिक आपका डिलीट हो गया। वो नेक्स्ट पार्ट था, इसके बाद वाला पार्ट था, जिसके अंदर हम लोग पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर फिनिश किया है। आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा बेटा, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वो डिस्कस किया, और हमने मैग्नेटाइजेशन पढ़ा और मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, H इज इक्वल टू NI। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। और हमने एक रिलेशन देखा किसके बीच में, मैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बीच में रिलेशन देखा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आज हमने ये चैप्टर खत्म किया है। इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और एनसीईआरटी से सारा रीड आउट करें बेटा। विदाउट एनसीईआरटी रीडिंग ये चैप्टर और अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए सारा का सारा आपने एनसीईआरटी से रीड करना है और बहुत अच्छे से इसके नोट्स कंप्लीट करना है बेटा। थैंक यू सो मच बच्चे।